तो दोस्तों हुईचोई ऐप पर रिसेंटली एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर सुपरनैचुरल बंगाली सीरीज आई है जिसका नाम है रक्तफलक यानी कि द ब्लडी रेलिक। इस सीरीज के अंदर तंत्र मंत्र लॉर्ड हेरुक और माता वज्रवराई को दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट काफी बेहतरीन है। 1000 साल पुराना रेलिक है जो कि श्रापित है। और साथ ही साथ जो लोग कोलकाता से हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनको कृष्णा आनंदा मोइत्रो के बारे में पता होगा और उनका इस सीरीज के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। ये सीरीज काफी बढ़िया है। इसके अंदर कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स हैं और आज की वीडियो के अंदर हम सारे के सारे एक साथ कवर कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो सीरीज है वो भोग सीरीज को भी इंटरलिंक करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो जल्दी से वीडियो को 10,000 लाइक और 500 कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है 2 कोरियन मूवी और सीरीज को जिनका नाम है द फेवर एंड विशेस कुड किल। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है 1000 साल पहले सोमपुर डायनेस्टी के एक मोनेस्ट्री को दिखाते हुए, जहां पर मुख्य मॉन्क लॉर्ड बुद्ध के सामने मेडिटेशन कर रहे थे। लेकिन तभी उनका शिष्य बोधिभद्रा वहां पर आता है जो कि कुछ गांव वालों के साथ आया था। और वो मुख्य मॉन्क के पास इसलिए आए थे क्योंकि उनके शिष्य वज्रकेतु और उसके कुछ और शिष्यों ने मिलकर 3 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया था जो कि उन्हीं के गाँव से थी। और जब मुख्य मॉन्क वज्रकेतु के पास में उसे कन्फ्रंट करने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में वज्रकेतु ने उन तीनों लड़कियों के सर काट कर उनको भेंट चढ़ा दिया था लॉर्ड हेरुक के पैरों में। और वहीं पर हम देखते हैं कि लॉर्ड हेरुक और माता का एक आइडल रखा हुआ था जो कि ग्लो कर रहा था, जो कि होना नहीं चाहिए था, जिससे कि मुख्य मॉन्क बहुत ही गुस्सा हो गए थे। खैर प्रेजेंट टाइम में हमें शुभो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्लॉट के बारे में पता चलने पर वहां पर जा रहा था उसे खरीदने के लिए, क्योंकि वो काफी सस्ता था। क्योंकि लोकल्स का ये कहना था कि वो जगह भूतिया है, प्लॉट हॉन्टेड है। लेकिन शुभो का इन सब बातों पर यकीन नहीं था। और टिर्री यानी कि मयूरी वाला भी ऐसा ही कहता है कि आगे चलकर हाईवे बनेगा और प्लॉट की कीमत 10 गुना हो जाएगी। गांव वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो लोग सुपरस्टिशियस हैं। लेकिन शुभो को वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचना था क्योंकि रात होने वाली थी और कहीं ना कहीं उसके मन में भी थोड़ा बहुत डर तो था ही। फिर इसके बाद हम शुभो की भाभी उर्मी को देखते हैं जिसको असल में आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। और वो अपनी मेड अताशी को ये कहती है कि वो पीछे गार्डन की घास साफ कर दे, एज मच्छरों की वजह से आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। और अताशी ये कहती है कि वो 4 दिनों के लिए गांव जा रही है तो उसको छुट्टी चाहिए होगी और उसकी जगह दूसरी मेड लता वहां पर आएगी तो उनको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होने वाली है। खैर अब जब गार्डन में अताशी जाती है तो वहां पर उसे 1000 साल पुरानी लॉर्ड हेरुक वाली वही आइडल मिलती है। अब वो घर के अंदर उर्मी को बहुत आवाज लगाती है लेकिन कोई भी नहीं सुनता और उसको लगता है कि शायद वो किसी भगवान की ही मूर्ति होगी। तो वो उसको उठाकर घर के पूजा रूम में कान्हा जी के साथ ही रख देती है और हम उस आइडल को अचानक से ग्लो होता हुआ देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी था वो एक्टिव हो चुका था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शुभो जिस टिर्री से जा रहा था वो अचानक खराब हो जाती है और टिर्री वाला ड्राइवर उससे ये कहता है कि प्लॉट थोड़ी ही दूरी पर है। तो शुभो वहां पर पैदल चलने लगता है और ऐसे ही रात हो गई थी, लेकिन गनीमत से वो प्लॉट तक पहुंच गया था। अब जैसे ही वो प्लॉट के पास जाने लगता है तो उसको एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसको वहां से जाने के लिए बोल रही थी। वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ। शुभो डर कर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक हाथ जमीन से निकलता है जो कि बहुत ही डरावना था और वो शुभो के पैर को पकड़ लेता है। अब इन सबसे शुभो बहुत डर गया था, उसको लग रहा था कि वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी वहां पर कृष्णा आनंदा मोइत्रो यानी कि अगोम बॉगिश नाम का एक तांत्रिक आता है और वो अपनी शक्तियों से शुभो को बचा लेता है। वो कुछ तंत्र मंत्र करता है जिससे जो भी स्पिरिट थी वो वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद में कृष्णा शुभो का फोन लेकर पुलिस को बुलाता है और उन्हें वहां पर जमीन के नीचे एक लेडी का कंकाल मिलता है। कृष्णा उनको ये बताते हैं कि उस लेडी को 4 साल पहले बुरी तरह से यहाँ पर लाकर खत्म कर दिया गया था और वहीं पर दफन कर दिया गया, जिसकी वजह से उस लड़की की स्पिरिट यहीं पर फंसकर रह गई थी और वो खाली मोक्ष चाहती है। अब फिर वो उन्हें उस मृत लड़की का नाम, एड्रेस और उसके कातिल की डिटेल्स तक दे देते हैं और बाकी का काम पुलिस को ढूंढने के लिए कहते हैं, जिससे कि सभी इंप्रेस्ड हो गए थे। अब तभी शुभो को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है क्योंकि जहां से उस लड़की की आत्मा ने उसका पैर पकड़ा था वहां पर काफी गहरा घाव हो गया था। अब वहाँ इंस्पेक्टर शोबू को कृष्णा के बारे में बताते हैं कि वो एक तांत्रिक है और लोकल लोगों की हेल्प करता है और अगोम बागिश नाम जो है वो गांव वालों ने उसको दिया था। कई लोगों का कहना है कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो 400 साल के शेप शिफ्टर हैं, एक प्रोटेक्टर हैं। कहाँ से आए हैं कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस व्यक्ति है, बल्कि वो इंसान है भी या फिर नहीं ये भी कोई नहीं जानता।
खैर तभी दूसरी ओर उर्मी के घर पर हमें उसके पति को दिखाया जाता है, जो कि ये बोल रहा होता है कि वो अपनी बेटी तितली को कोलकाता पढ़ने के लिए भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उर्मी होती है वो इस चीज के लिए सख्त मना कर रही होती है। उसका ये कहना था कि वो पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है और उसके अभी एग्जाम्स हुए हैं और जब अच्छे मार्क्स आएंगे तब देखा जाएगा। और उसको अपनी बेटी के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से भी दिक्कत थी, एज वो हमेशा उसी में लगी रहती। फिर तभी हम तितली को भी देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड सैमी से बात कर रही होती है, जो कि उसको ऑनलाइन ही मिला था। और तितली कभी सैमी से मिली नहीं होती, सिर्फ वो ऐसे ही ऑनलाइन बात किया करती थी और इसलिए ही वो हमेशा फोन पर लगी रहती। उसको उसकी दोनों बहनें अंकिता और अंतारा इस चीज के लिए हमेशा चिढ़ाया करती थी, जो कि असल में शुभो की बेटियां थी। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो शुभो है वो असल में उर्मी के पति का छोटा भाई था। खैर तभी हम कृष्णा को देखते हैं, जिनको एक विजन आता है जिसके अंदर वो शुभो के पूरे परिवार को देखते हैं, जिसे किसी ने बेरहमी से खत्म कर दिया था और तितली का सर कटा हुआ था। अब तभी अचानक से होता यह है कि कृष्णा के पास में मुख्य मॉन्क दिबांकर की सोल स्पिरिट आती है और वो कृष्णा को ये कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि अब वो 1000 साल पुराने उस श्राप को तोड़ दे। और बस अपने गुरुजी की आज्ञा सुनकर वो तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाता है। और तभी उसकी भाभी उर्मी उसकी चिंता करते हुए ये पूछती है कि उसको चोट कैसे आई और वो तो कल रात ही यहाँ पर आने वाला था और क्या उसने प्लॉट देखा या फिर नहीं। लेकिन वो उनको सारी बात बाद में बताने के लिए कहता है। तभी उर्मी बताती है कि उसकी बीवी रीमा तो बाहर गई है और अब वो अपनी वाइफ रीमा को कॉल करता है, जो कि असल में शॉपिंग करने गई हुई थी। और तभी रीमा उसको ये बताती है कि उसे कैब नहीं मिल रही है, तो वो पैदल ही घर पर आ रही है और वो बस घर के करीब ही है। फिर वो फोन कट करती है कि तभी उसको एक लेडी की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है और फिर शुभो के घर के अंदर कृष्णा आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि शुभो के परिवार को खतरा है। जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम प्रेजेंट टाइम से 20 साल पहले की कहानी देखते हैं। हमको 8 से 10 साल का टेनिया नाम का एक लड़का और उसकी माँ माया रानी दिखाई जाती है, जो कि बिना हस्बैंड के ही अपने बेटे के साथ रहती है, जो कि फिश बनाने के लिए साफ सफाई कर रही थी। अब टेनिया जो होता है वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि एक कुत्ता बाहर भौंके जा रहा था। अब टेनिया बार बार बहुत गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे शांत करती है कि वो एक डॉग ही तो है और इतना गुस्सा किस बात का। अब माया जो होती है वो थोड़े टाइम के लिए बाहर जाती है और वो टेनिया को फिश पर नजर रखने के लिए कहती है। लेकिन जब वो वापस लौट कर आती है तो उसका बेटा घर पर नहीं था और ना वहाँ पर मछली काटने वाली दरांती थी। तो बाहर जाकर वो अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि टेनिया ने तो उस कुत्ते को मछली काटने वाली दरांती से खत्म कर दिया था, और ये बोलते हुए कि अब वो कभी नहीं भौंकेगा, यानी कि टेनिया बचपन से ही राक्षस प्रवृत्ति का था। खैर प्रेजेंट टाइम में कृष्णा को दिखाया जाता है, जो कि शुभो के पूरे परिवार को ये बताते हैं कि उनका परिवार खतरे में है। अब वो ये पूछते हैं कि क्या उसका पूरा परिवार घर पर है, तो शुभो कहता है कि उसकी बीवी शॉपिंग करने गई है। खैर अब तभी वहां पर तितली आती है और कृष्णा तितली को देखकर काफी परेशान थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये बेचारी बच्ची खत्म हो जाएगी, एज उसने अपने ध्यान में इसी परिवार को देखा था। फिर उधर हम रीमा को देखते हैं, जिसे एक लेडी का भूत हॉन्ट कर रहा था और रीमा बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वहां पर शुभो और कृष्णा सही वक्त पर आ गए थे। फिर कृष्णा पवित्र राग जमीन पर फेंकते हैं और उसको पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही वेंजफुल भूत है, तो वो शुभो और रीमा को जल्दी से वहां से चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि अगर उस स्पिरिट को रीमा को खत्म करना ही होता तो वो कब का कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खैर तभी हम माधुरी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि कोलकाता में कैब का वेट कर रही थी, लेकिन कोई भी कैब रुक नहीं रही होती। तो एक लड़का आकर उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है। काफी मना करने के बावजूद भी वो कार में बैठ जाती है, क्योंकि वो लड़का काफी इंसिस्ट कर रहा था कि ये जगह सेफ नहीं है। अब दूसरी ओर शुभो के घर के अंदर हम उसके पूरे परिवार को देखते हैं। असल में उसका बड़ा भाई जो है वो एक फिजिक्स का प्रोफेसर है और वो कृष्णा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि रीमा को बस हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे और वो कृष्णा को फ्रॉड बोल रहा होता है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन कृष्णा जो होते हैं वो शुभो को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर ये कहते हैं कि अगर कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो वो उसको तुरंत कॉल कर दे, बिल्कुल डिले ना करे। जिसके चलते शुभो उनसे अपने बड़े भाई के गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है। लेकिन उनका ये कहना था कि ये इंसानी बेइज्जती का बुरा मानना उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था, यानी कि वो इन चीजों से बहुत ऊपर आ चुके थे। फिर इसके बाद में कृष्णा वहां से चले जाते हैं और रात को हम देखते हैं कि सैमी तितली के टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा होता, क्योंकि जिस लड़के ने माधुरी को लिफ्ट दी थी असल में वही सैमी है, उसका बॉयफ्रेंड है, और वो दिखने से बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं लग रहा था। खैर तभी हम देखते हैं कि रात को अंकिता बाथरूम जाती है और वहां पर उसे किसी की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है और वो बाथरूम से बाहर आती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। सारी बहनें उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो बहुत घबरा गई थी।
दूसरी ओर कार के अंदर सैमी को दिखाया जाता है जो कि माधुरी को एक सुनसान एरिया पर लेकर जा रहा था, और जब वो पुलिस को कॉल करने लगती है तो सैमी उसका सर डैशबोर्ड से मारकर उसे बेहोश कर देता है, और तभी वो तितली को भी रिप्लाई करने लगता है। खैर तभी कृष्णा जो होते हैं वो अपने विजन से ये देखते हैं कि 1000 साल पहले वज्रकेतु और उसके दोनों साथियों ने उन 3 लड़कियों को जंगल से कैसे उठाया था, यानी कि गांव वाले हमेशा से सही थे। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में सैमी को दिखाया जाता है जो कि तितली से कॉल पर बात करते हुए उसकी गंदी फोटोज मांग रहा था, लेकिन तितली मना कर रही होती है कि तभी वहां पर उसकी माँ उर्मी आ जाती है और वो तितली पर गुस्सा करने लगती है कि उसके पिता उसको पढ़ाने के लिए कोलकाता भेजने वाले हैं, लेकिन अब वो कहीं नहीं जाएगी और वो हमेशा लड़कों से बातें करती रहती है। ये सुनकर तितली बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको कोलकाता जाना था, यानी कि सैमी से मिलने के लिए और पढ़ाई भी करने के लिए, और वो गुस्से में आकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, रोने लगती है। और अब तभी वो कुछ सोचते हुए सैमी के लिए पिक्चर्स क्लिक करने लगती है और उसको भेज देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उससे प्यार सिर्फ सैमी करता है और माँ बाप उसके दुश्मन हैं। यानी कि अभी तितली की कच्ची उम्र थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। एनीवेज इसके बाद में सैमी को दिखाया जाता है जो कि एक मीट शॉप के बाहर खड़ा हुआ था, और जब वो मीट को बुचर होते हुए देखता है तो उसको पास्ट के विजन्स आने लगते हैं, और तभी अचानक से उसकी फोर आर्म पर एक एरो का सिंबल बनने लगता है, जिससे कि उसके हाथ में इचिंग होने लगी थी और उसको काफी वियर्ड सा लग रहा था। खैर तभी सैमी अपने अड्डे पर जाता है जहां पर वो अपने 2 दोस्तों के पास आया था, और हमको ये पता चलता है कि असल में उसकी टीम के अंदर 2 और लोग थे। हम ये जान पाते हैं कि ये तीनों असल में लड़कियों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, और वो लड़कियों को बोनस बुलाया करते थे। वो लड़कियों को पैसे के बदले बेच दिया करते थे दुनिया भर में, और इसी से सैमी अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करता था। इनफैक्ट उसके दोस्त लड़कियों के साथ गलत काम भी किया करते थे। फिर इसके बाद में तितली सैमी को वो फोटो सेंड कर चुकी होती है, और वो फोटोज देखकर सैमी अपने दोस्तों को ये कहता है कि एक और बोनस जल्दी आने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया होगा, और वो उसको नेक्स्ट ईयर का भी बोनस समझ सकते हैं। यानी कि उसका प्लान तितली को भी बेच देने का था, जिसके साथ में ही दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक चौल वाले इलाके को देखते हैं जहां पर एक लेडी जो होती है वो नहाने जा रही थी, और उसे कोई बाहर से छुप कर देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। और जब वो लेडी चिल्लाने लगती है तो उस लेडी का पति और वहीं पर खड़े हुए कुछ आदमी उस लड़के का पीछा करते हैं जो कि छुपकर उस लेडी को देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि बड़ा हो चुका टेनिया था, यानी कि वो इस हद तक बिगड़ चुका था। बाकी आगे चलकर प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है ये तो हम जानते ही हैं। खैर वो आदमी टेनिया को पीटने लगते हैं, लेकिन टेनिया उल्टा उनको ही पीट कर वहां से बचकर भाग जाता है, और हमको पता चलता है कि टेनिया पैसों के बदले में लेडीज के नहाने वाली वीडियोस को लोगों को बेचता था। यानी कि ये काम उसने बचपन से ही शुरू कर दिए थे और वो राक्षस प्रवृत्ति का था। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में हम उर्मी को देखते हैं जो कि अपनी नई मेड लता को कुछ बातें बता रही थी। उर्मी लता को ऊपर जाकर पूजा करने के लिए कहती है क्योंकि उर्मी खुद आर्थराइटिस की वजह से ऊपर नहीं जा सकती थी। अब तभी लता ऊपर तीसरे फ्लोर पर जाकर पूजा करने लगती है। वो लॉर्ड हेरुक की भी आइडल को देखती है और वो उसको भी पूजने लगती है, जिस पर माता भी थी, और तभी वो उनको एक अपराजिता का फूल भी चढ़ा देती है, यानी कि हिबिस्कस का फूल। खैर इसी चीज का इफेक्ट नीचे दूसरे फ्लोर पर होता है। लैंप जो था वो खुद पे खुद बंद हो गया था, यानी कि कर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया था। वहीं उर्मी जो होती है वो सो रही होती है और उसे पहले फ्लोर से किसी के रोने की आवाज आती है। अब वो किसी तरह से बहुत मुश्किल से नीचे जाकर चेक करती है तो नीचे उसको तितली मिलती है जो कि दूसरी तरफ फेस करके रो रही थी, और उर्मी उसके पास जाती है। और जैसे ही तितली मुड़ती है तो उर्मी देखती है कि वो तितली नहीं थी बल्कि वो किसी और लड़की का भूत था, और वो उसको देखकर बहुत डर जाती है। ये स्पिरिट उसको देखकर बहुत तेज चिल्लाई थी। अब शॉकिंगली ये स्पिरिट दिखने में 1000 साल पहले वाली 3 लड़कियों में से एक लग रही थी। खैर अब डर के मारे उर्मी ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन वो स्टेयर से फिसलकर नीचे गिर गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो रीमा और शुभो को सारी बात बताती है कि आखिरकार वो ऊपर क्यों गई थी और क्या हुआ था, और तभी वो शुभो को कहकर कृष्णा जी को यहाँ पर आने के लिए तुरंत बोलने लगती है। फिर कृष्णा उनके घर पर आते हैं और अब उर्मी अपने पति को भी चुप करा देती है, एज वो किसी चीज पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब वो कृष्णा से ये पूछती है कि उनके साथ हो क्या रहा है, घर के अंदर इतनी भूतिया घटनाएं कैसे घट रही हैं। तो वो उनको बताते हैं कि उन्हें 3 लड़कियों की स्पिरिट हॉन्ट कर रही है, और वो उनको इसलिए हॉन्ट कर रही है क्योंकि उन्होंने बहुत पुराने कर्स को अपने घर में इन्वाइट किया है, निमंत्रण दिया है, और वो श्राप किसी पुराने आर्टिफैक्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन सभी ये कहते हैं कि वो कोई भी ऐसी वस्तु घर के अंदर लेकर नहीं आए थे। खैर अब तीनों बहनों से पूछताछ करने पर अंकिता ये बताती है कि उसे बाथरूम में एक लेडी का भूत दिखा था जिसकी गर्दन कटी हुई थी, और अब उर्मी कृष्णा जी को उनके घर में ही रुकने के लिए कहती है जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। अब तभी रात का समय दिखाया जाता है जहां पर सैमी तितली को कॉल करता है और तितली टेरेस पर चली जाती है। वहां पर हमको पता चलता है कि सैमी असल में तितली को अपने पास बुला रहा था कोलकाता, और वो तितली को घर छोड़ने के लिए उकसा रहा होता है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। अब तभी तितली कुछ बोल पाती कि तभी कृष्णा पीछे से ये कहते हैं कि रात में अकेले टेरेस पर आने से उसे
डर नहीं लगता, और घर में वैसे भी भूतिया घटनाएं घट रही हैं। फिर उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। तितली बताती है कि उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं है क्योंकि वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और आगे चल के यही पढ़ना चाहती है। उसके हिसाब से ये सब बस दिमाग का खेल होता है, यानी कि शेयर्ड साइकोसिस, और कोई भी तंत्र मंत्र सच नहीं होते। अब ये बात सुनकर कृष्णा ये कहते हैं कि प्यार भी एक तंत्र है जो कि सबसे बड़ा और पावरफुल तंत्र होता है। इनडायरेक्टली शायद यहाँ पर वो सैमी की बात कर रहे थे, मतलब कि वो उसको समझाना चाहते थे कि सच्चा प्यार और गलत प्यार जो होता है उसमें फर्क होता है। एनीवेज इसके बाद में तितली सोने चली जाती है और कृष्णा उसके जाने के बाद में नीचे फ्लोर पर राख डालते हैं जो कि पवित्र राख थी, और वो राख तितली को फॉलो कर रही थी, यानी कि तितली की जान खतरे में थी। फिर तितली रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन अंकिता और अंतारा दोनों जाग गई थी और वो तितली को रोकने लगती हैं। लेकिन तितली ये कहती है कि सैमी अच्छी जॉब करता है और उसका अपना घर भी है, लेकिन वो अनाथ है और उससे उम्र में बड़ा है, जिसके चलते उर्मी और उसके पिता यानी कि उसके माता पिता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसको भागना ही पड़ेगा। अब अंकिता और अंतारा तितली को कहती है कि या तो तितली उनको भी अपने साथ लेकर जाए या फिर वो घर में चिल्लाकर सबको उठा देगी और ये बता देगी कि तितली घर छोड़कर भाग रही है, और उन दोनों को भी अब उस हॉन्टेड घर में नहीं रहना था। खैर अब अगली सुबह रीमा ऊपर बच्चियों को देखने जाती है, लेकिन रूम के अंदर तीनों बच्चियां नहीं थी और इसके चलते वो बहुत डर जाती है। खैर तभी हम लता को देखते हैं जो कि पूजा रूम के अंदर पूजा कर रही थी, और जब वो लॉर्ड हेरुक के आइडल की पूजा करने लगती है, फूल अर्पण करने लगती है, तो यहाँ पर कृष्णा जो कि नीचे रूम में पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे थे, उनको एहसास हो जाता है, कुछ अजीब सी फीलिंग आती है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, और वो समझ जाते हैं कि वो आर्टिफैक्ट जिसके साथ वो कर्ज जुड़ा हुआ है वो पूजा रूम के अंदर रखा गया है। फिर वो जल्दी से जाकर उर्मी से ये पूछते हैं कि पूजा रूम कहाँ पर है, और वो पूजा रूम की तरफ जल्दी से भाग कर जाते हैं। उधर रीमा आकर उर्मी को बताती है कि तीनों बच्चियां अपने रूम में नहीं हैं, और जब उर्मी तितली को कॉल लगाती है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ था। इसके बाद में हम कृष्णा को देखते हैं जो कि पूजा रूम के अंदर जाते हैं, और वो वहां पर लॉर्ड हेरुक के आइडल को ग्लो करते देखते हैं। वो समझ गए थे कि यही दिक्कत है, और वो उस आइडल को वहां से उठा लेते हैं, और वो खुद से कहते हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी, यानी कि उनके सामने हमेशा से आइडल था लेकिन वो कभी देख नहीं पाए। और बस इसी के साथ में तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत टेनिया यानी कि तितली को फंसाने वाले लड़के सैमी की माँ माया को दिखाते हुए होती है, जहां पर उसके बेटे के बारे में दो लेडीज गलत बात बोल रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वो गलत तो था ही, जिसके चलते वो ये कहती है कि मेरा बेटा अब है ही नहीं और ना मुझे उससे मतलब है, क्योंकि वो उसको बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल चुकी थी। खैर वो घर आकर एक बक्से को देखती है, जहां पर पता लगता है कि ये बक्सा असल में 30 साल पहले माया को उसकी सास ने दिया था और इसको सुरक्षित रखने के लिए कहा था। उनका ये कहना था कि ये प्लेग श्रापित है, यानी कि ये रेलिक। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उनके खानदान में बस वो खुद और माया का पति ही बचा हुआ था, और जिस दिन ये रेलिक इस बक्से में नहीं रहेगा उस दिन वो ये समझ ले कि हल्दर परिवार खत्म है। और बस ये चीज देखकर माया खुद को भी खत्म कर लेती है, ऐसा उसको पता है कि अब आगे कोई नहीं बचेगा। अब प्रेजेंट टाइम में तितली के घर पर सभी परेशान थी कि तीनों बच्चियां अचानक कहाँ चली गईं। शुभू का ये मानना था कि बच्चियां यहीं कहीं घूमने गई होंगी और शायद से फोन ऑफ हो गया होगा, लेकिन समस्या काफी गंभीर थी कि तभी कृष्णा को वो रेलिक मिल जाता है जो कि ये बताते हैं कि उनको थोड़ी देरी हो गई। समस्या हमेशा से यहीं पर थी लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो यही रेलिक है हर चीज की जड़, ये श्रापित है जिसकी वजह से ही घर में दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसा हुआ था 1000 साल पहले जिसके चलते ये श्रापित हो गया, और कृष्णा के गुरुजी ने इसी के बारे में उनको बताया था। तभी सब ये कहते हैं कि उन लोगों को तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये चीज क्या है और घर पर कैसे आई, लेकिन फिलहाल सबको बच्चियों की चिंता थी। और कृष्णा कहते हैं कि बच्चियों में से किसी भी एक का कपड़ा लेकर आओ। और अब तभी वो देखते हैं कि कैसे बच्चियां सैमी के चक्कर में कोलकाता पहुंच गई थी और वो उनको अपने साथ किसी रेस्टोरेंट खाना खिलाने ले जा रहा था। लेकिन तभी कोई उनकी दूरदृष्टि को रोक देता है, जिसको देखकर उनको भी लगता है कि कोई शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है जो कि उनकी शक्तियों तक को रोक रही थी, उसके गुरुजी की शक्तियों को रोक रही थी। तभी कृष्णा जी के गुरुजी सामने प्रकट हो जाते हैं और उनका यह मानना था कि वक्त को अपने हिसाब से बहने दो, और वक्त से पहले चीजें करोगे तो जो होना है वो नहीं होगा, और इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, सब ठीक होगा। और रेलिक यानी कि उसी प्लेग में सब जवाब हैं और ईविल को उसे रोकना पड़ेगा। तभी कृष्णा घर वालों को खबर करते हैं कि ये कोई ईविल है जो कि काफी शक्तिशाली है और सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन तभी शुभू बताता है कि हाँ, उसने सोमपुर के बारे में अपने दादाजी से सुना था। उनका ये कहना था कि वो सभी बुद्धिस्ट हुआ करते थे और उनके एक एंसेस्टर वहाँ के मुख्य मॉन्क भी थे। उनका नाम था रत्नाकर शांति, और रत्नाकर शांति वही 1000 साल पहले मुख्य मॉन्क हैं जिनका शिष्य वज्रकेतु था। अब बस कृष्णा को सारी चीजें समझ में आने लगती हैं और तुरंत ही अब कृष्णा शुभू को लेकर नंदा दीर्घी मोनेस्टरी जाने लगते हैं। लेकिन शुभू को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर कर्स यानी कि श्राप जो है वो सोमपुर मोनेस्टरी से
से शुरू हुआ था जो कि अभी बांग्लादेश में है, तो वो लोग किसी दूसरी मोनेस्टरी में क्यों जा रहे हैं, वहां से क्या होगा। तो कृष्णा उसको ये समझाते हैं कि पहले के समय में नालंदा, सोमपुर, विक्रमशिला और नंदा दीर्घी सभी मोनेस्टरीज ऐसे जुड़ी हुई थी जैसे कि इंसानी शरीर के अंदर नर्व्स होती हैं, सभी एक इनविजिबल शक्ति से जुड़ी हुई हैं। लेकिन शायद से वो नंदा दीर्घी से सोमपुर तक एक कनेक्शन उस रैलिक के जरिए बना सकते थे और सच्चाई जान सकते थे। ऐस बिना सच जाने वो कुछ नहीं कर सकते। अब तभी दूसरी ओर कोलकाता के अंदर सैमी जो होता है वो तीनों लड़कियों को चाइना टाउन ले जाकर एक रेस्टोरेंट में खाना खिलवाता है जहां पर कोई भी नहीं था, और असल में खाने के अंदर वहां बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी और बस तीनों लड़कियां खाना खाकर बेहोश हो जाती हैं, यानी कि उनके साथ धोखा हुआ था। अब कृष्णा और शुभो नंदा दीर्घी पहुंच गए थे, लेकिन रात काफी हो गई थी एज ये जगह जंगल के आसपास थी, साथ ही साथ जंगल बहुत घना था कि तभी वहां पर 1000 साल पहले बलि चढ़ाई गई लड़कियों की स्पिरिट्स आकर कृष्णा को जंगल की ओर इशारा करती हैं, यानी कि वो उनको डरा नहीं रही थी बल्कि सबको वार्न कर रही थी, रास्ता दिखा रही थी। ये तीनों तितली के परिवार को भी इसलिए ही डरा रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि फिर कृष्णा घर के अंदर आए और उनकी हेल्प करे। ऐसा सब कुछ उसी रैलिक से जुड़ा हुआ था। अब दूसरी ओर तीनों लड़कियों की आंख सैमी के अड्डे पर खुलती है जहां पर सैमी तितली को थप्पड़ मारता है कि उसको ऊंची आवाज पसंद नहीं है, जैसा कि बचपन में भी था। और अब उनको सच्चाई पता चल गई थी कि वो उनको बेचने के लिए लाया है और प्यार एक नाटक था, जिससे कि तितली शॉक्ड हो जाती है और काफी रोने लगती है कि उसके चक्कर में उसकी बहनें भी फंस गई। अब जंगल के अंदर कृष्णा ये बताते हैं कि ये रैलिक असल में कार्मिक एंकर है। 1000 साल पहले इन 3 लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ था और ये रैलिक उस चीज का एक लौता विटनेस था, यानी कोई तो शक्ति है जो कि चाहती है कि लड़कियों को इंसाफ मिले। और अब साइकिल फिर से रिपीट होने को है और इसलिए उनको जल्दी ही सच्चाई जाननी होगी। तभी कृष्णा रैलिक रख कर पूजा करते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं जिससे कि वो पास्ट में पहुंच गए थे जब रत्नाकर शांति जो थे वो वज्र केतु के सामने थे। खैर उसी सेम टाइम पर सैमी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, दारू पी रहा था, लेकिन अचानक से वो खुद को सेम उसी जगह पर पाता है 1000 साल पहले, और उसके ठीक सामने वज्र केतु खड़ा हुआ था और वो खुद को सेम कपड़ों में देखता है। दोनों की शक्ल भी सेम थी, बस दाढ़ी का फर्क था। सैमी के हाथ में अब वो एरो चमकने लगता है और वो बस नीचे बैठ जाता है, जिसके चलते उसके दोनों ही दोस्त काफी घबरा गए थे। सैमी को खुद भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो एरो अभी भी उसके हाथ में चमक रहा था। और बस इसी के साथ में चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में रत्नाकर शांति वज्रकेतु को श्राप देते हैं कि उसने पवित्र मोनेस्टरी के अंदर हेरुक लॉर्ड के सामने बलि देकर खुद की शक्ति बढ़ाने और अमर होने के लिए महापाप कर दिया है, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहते। तो अब उसकी सारी पुश्तें श्रापित रहेंगी और इसका साक्षी होगा ये रैलिक। सबसे बड़ी बात कि ये रैलिक जो है वो लॉर्ड हेरुक को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये उस पाप को रिप्रेजेंट करता है जो कि वज्रकेतु ने किया था लॉर्ड हेरुक को खुश करने के लिए। बेसिकली एक तरह से ये एनर्जी को चैनलाइज करा करता था, लेकिन वो इस तरह के पाप बिल्कुल नहीं सहते और इसकी सजा उसको अब 1000 साल तक मिलेगी। और अब हर 100 साल में उसके खानदान में उसके जैसा एक राक्षस पैदा होगा, जिससे कि जो उसकी पुश्तें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी। और ठीक 1000 साल बाद वज्रकेतु फिर से पैदा होगा, लेकिन ये रैलिक यानी कि प्लेग उसके पास कभी नहीं आएगा और उसको एहसास होगा कि उसकी लीनिएज अब खत्म होने वाली है। आगे भी कुछ बात कृष्णा सुनते हैं, लेकिन वो अभी हमको बताई नहीं जाती, क्योंकि अभी हमको खाली अधूरी बात पता चली थी। मतलब कि सैमी जो है वो रीइंकार्नेशन है वज्रकेतु का, और तभी उसने खुद के 1000 साल पहले वाले रूप को देखा था और उसकी कॉन्शियसनेस उसको बता रही थी कि वो है कौन, विच एक्सप्लेन्स कि उसके हाथ की वो जो एरो थी वो चमक क्यों रही थी। और रूप रंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि सैमी कोई और नहीं बल्कि टैनिया खुद ही था, और बचपन से गलत काम करते करते वो यहाँ तक पहुंच गया। वो राक्षस प्रवृत्ति का स्टार्टिंग से था। तभी दूसरी ओर तितली के घर पर दिखाया जाता है कि शुभो जो था वो घर आ जाता है और घर पर पुलिस भी आई हुई थी और सब तीनों बच्चियों को ट्रेस कर रहे थे। तितली के पिता का शक तो अभी भी कृष्णा पर था कि वो फेक है और यहाँ पर कृष्णा ने ही कुछ किया है। तभी पुलिस ये बताती है कि बच्चियों ने बालूरघाट से शालदा की ट्रेन पकड़ी थी और ऐसा नहीं लगता कि उनको किसी ने फोर्स किया था वहां पर आने के लिए। कोई भी जोर जबरदस्ती का साइन नहीं था और ये पक्का ट्रैफिकिंग का काम लग रहा था, एज ऐसे केस वहां पर अभी बहुत आ रहे थे। तो पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि वो कोलकाता में उन तीनों लड़कियों की फोटो भेज देगा और जल्दी बच्चियां बच जाएंगी। खैर अब तितली के पिता कहने लगते हैं कि वो कृष्णा तो ये बोल रहे थे कि बच्चियों को वो कुछ नहीं होने देंगे और वो सबको बचाएंगे, तो अब वो कहाँ पर है। तो शुभो बताता है कि अब वो अकेले ही काम करने वाले हैं और इसलिए उन्होंने शुभो को घर भेज दिया था। अब हम ये देखते हैं कि कृष्णा टैनिया के घर पर आए हुए थे जहां पर ताला लगा हुआ था, और ताले को छूते ही उनको सब पता लग जाता है कि माया ने खुद को खत्म कर लिया था। और एक लेडी से यही पता लगता है कि उसका बेटा उसकी अर्थी को कंधा देने और चिता में आग देने तक नहीं आया।
कृष्णा कहते हैं कि इस पूरे खानदान की जड़ें तो उखड़ चुकी हैं, तो अब पेड़ को उखाड़ने का वक्त था, यानी कि टैनिया को। अब टैनिया तभी होश में आता है जिसको अभी भी शीशे में वज्र केतु दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद वही है। वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। अब उसके दोस्त फोन करके उसको कहने लगते हैं कि वो लड़कियों के साथ गलत करेंगे, लेकिन ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि लड़कियों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तभी अचानक से उसके दोनों दोस्त, जिनके नाम शिबू और राणा थे, वो तीनों लड़कियों के लिए खाना लेकर आते हैं और लड़कियां बहुत डरी हुई थी और अब उनके साथ पता नहीं क्या होगा, उनको बहुत ही डर लग रहा होता है। खैर तभी कृष्णा कैब में बैठकर उसी रैलिक को एज अ कंपस बनाकर एनर्जी सेंस करते हुए लड़कियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि ड्राइवर भी परेशान था कि ये कैसा आदमी है जो कि आंख बंद करके डायरेक्शंस दे रहा है और सुबह से कोलकाता की गलियों के चक्कर लगवा रहा है। खैर अब रात में हम टैनिया को एक और लड़की के साथ देखते हैं जो कि उसको एक्ट्रेस बनने का सपना दिखाकर बेचने वाला था, लेकिन अब तभी उन तीनों लड़कियों की स्पिरिट्स आकर उसको डराने लगती है कि वो कितनी लड़कियों के साथ गलत करेगा, उसे कितना खून चाहिए, जिससे तंग आकर वो उस आई हुई लड़की को वहां से भगा देता है और सभी लोग उसको बड़ी हैरानी से देख रहे थे। अब उसी वक्त अड्डे पर तीनों लड़कियां किसी तरह से शिबू और राणा को पीटकर वहां से भागने लगती हैं कि तभी सामने से पुलिस की वैन आ रही थी और ऑफिसर उनको उसमें बैठकर ले जाता है कि तभी वहां पर कृष्णा भी आ गए थे, लेकिन उनको वहां पर लड़कियां नहीं मिलती, लेकिन उनके पास से ही पुलिस वैन गुजर कर गई थी, जिसके चलते उनको ये एहसास हो जाता है कि हाँ, बच्चियों को कहीं पर ले जाया गया है। लेकिन तभी इन तीनों लड़कियों को झटका लगता है, एज ये पुलिस वाला इन सब में मिला हुआ था और उसी की हेल्प से सैमी जो होता है वो इन लड़कियों को बाहर भेजा करता। अब सैमी के अड्डे पर ही पुलिस तितली और उसकी बहनों को लेकर आई थी और अब टैनिया यानी कि सैमी जो था वो तितली के साथ में गलत काम करने वाला था, लेकिन तभी उसको अपने सामने लॉर्ड हेरुक और माता वज्रवराही का फोटो दिखता है, जो कि असल में डाकिनी का ही एक रूप है। अब इसी के चलते उसको कुछ याद आने लगता है और उसको रिचुअल का सामान दिखता है और 1000 साल पुरानी चीजें याद आ जाती हैं, जिससे वो डर कर पीछे हट गया था। तभी वो शिबू और राणा से कहकर तीनों लड़कियों को कैद करवा देता है ताकि वो भाग ना जाएं और बस तभी वो एक मशैटी और लकड़ी का टुकड़ा मीट शॉप से लेकर जाने लगता है। लोग उसको रोकते हैं, लेकिन एक ही नजर से डर कर पीछे हट जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर का वज्र केतु जाग उठा था और बस इसी भयानक चीज के साथ में 5वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड पर, यानी कि 6ठे एपिसोड पर। तो 6ठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैमी जो कि पूरी तरह से वज्रकेतु बन गया था, उसकी कॉन्शियसनेस इस शरीर के अंदर आ चुकी थी और उसने माता वज्रवराही और लॉर्ड हेरुक की तस्वीर खुद से दीवार पर कुरेद कर बना दी थी, जिससे कि वो बहुत खुश हो रहा था। अब तभी तितली के घर पर पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि तितली का फोन ट्रेस हो चुका है, जो कि कोलकाता के ही तारादल्ला इंडस्ट्रियल एरिया के पास है और अब उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर भी खबर कर दी थी, फोटो भी सेंड कर दी थी। और जैसे ही सैमी के साथ मिला हुआ ऑफिसर ये सब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अगर हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर वहां पर आ गए तो सब फंस जाएंगे। इसलिए वो सैमी को कॉल करता है, लेकिन वो तो अपने पागलपन में ही बिजी था, जिसके चलते ऑफिसर वहां पर जाने के लिए खुद निकल पड़ता है। तभी सैमी सबसे पहले तितली की बलि चढ़ाना चाहता था, एज 1000 साल पहले उसकी साधना रोक दी गई थी, लेकिन आज वो लॉर्ड हेरुक के सामने फिर से रिचुअल पूरा करेगा। और जैसे ही वो तितली की बलि देने वाला होता है तो वहां पर कृष्णा आकर मशैटी को अपनी शक्तियों से दूर से ही रोक देते हैं। उनकी शक्ति जो थी वो वज्र केतु से ज्यादा थी और बस तभी वो एक बात बोलते हैं कि 1000 साल पहले रत्नाकर शांति ने कर्ज दिया था कि 1000 साल बाद लॉर्ड हेरुक की कंपेनियन यानी कि वज्रवराही माता खुद आकर इस राक्षस यानी कि वज्र केतु को दंडित करेंगी और वो एक इंसानी रूप में जन्म लेंगी, यानी कि तितली के अंदर माता वज्रवराही की शक्ति है और उसको उजागर करेगा एक मिस्टीरियस आदमी जो कि कुछ और नहीं बल्कि कृष्णा खुद है। और अब काफी फाइट होती है और कृष्णा तितली को अपने अंदर की माता को बाहर लाने के लिए कहते रहते हैं, यानी कि अपने डाकिनी रूप को। लेकिन तभी वो ऑफिसर पीछे से आकर कृष्णा को गोली मार देता है, जिससे कि माता से आने के लिए रिक्वेस्ट करते करते कृष्णा खत्म हो जाते हैं। वहाँ के कैंडल्स और दिया जो होते हैं वो भी बुझ जाते हैं, यानी कि माता ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। अब अचानक से वहाँ का माहौल बदल जाता है और तितली वज्रवराही के रूप में प्रकट होती है। नोट करने वाली बात ये थी कि जिस अपराजिता के फूल को लता रोज अर्पण करा करती थी, उन्हीं फूलों की माला उन्होंने पहनी हुई थी। अब अचानक से माता के सामने वज्रकेतु उनको प्रणाम करता है, झुक जाता है और माफी मांगता है। माता एक बार को तो उसके सर पर हाथ फेरती हैं, लेकिन जब उनको उसका पाप याद आता है तो वो उसका गला जो होती है उसको काट कर उसका वध कर देती हैं और फिर ऑफिसर की छाती में मशैटी घुसाकर उसको भी खत्म कर दिया जाता है। वज्रवराही अक्सर खुद के गले को काट कर अपने हाथ में लिए हुए दर्शाई जाती हैं, जो कि बुराई को खत्म करने का एक प्रतीक दर्शाया गया है।
खैर अब वो कृष्णा को देखकर बहुत दुखी थी और उसके घावों को वो ठीक कर देती हैं। उनको पुनर्जीवित कर दिया गया था, जिससे कि कृष्णा बहुत खुश था और तभी तितली को होश आ जाता है, मतलब कि माता अब शांत हो गई थी, जिससे कि तितली बहुत डर जाती है। लेकिन तीनों लड़कियां अब सेफ होती हैं। खैर अब तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन वहां पर लाशों और 3 लड़कियों के अलावा कोई भी नहीं होता। कृष्णा वहां से जा चुके थे। पुलिस को लगता है कि शायद पुलिस वाले ने और सैमी और उसके साथियों में बहस हो गई होगी, जिसके चलते ऐसा हुआ था। अब तभी बच्चियों को कृष्णा ने बचा लिया था और वो खुद उस रैलिक को लेकर वहां से कहीं दूर चले जाते हैं, एज उनका काम अब खत्म हो चुका था। बच्चियां घर आकर बताती हैं कि उनको कृष्णा अंकल ने बचाया और अगर वो नहीं होते तो आज वो जिंदा नहीं बचती। तभी हम कृष्णा को देखते हैं जो कि उस रैलिक को नदी किनारे जमीन में पवित्र राख के साथ दफन कर उस पर अपराजिता का फूल अर्पण करते हैं। और बस तभी उनके गुरुजी प्रकट होकर उसको ये बताते हैं कि यहाँ पर कृष्णा का काम संपूर्ण हुआ और अब उसको अगली जगह पर जाना है, यानी कि इसी तरह अलग अलग जाकर कृष्णा जो है वो सभी लोगों की हेल्प करते हैं, जिसके साथ ही रॉक द फलक सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि इसी तरह से अलग अलग जगह जाकर कृष्णा जो है वो सभी लोगों को इन कर्स्ड रेलिक से बचाते हैं। और बूम, इसी के साथ में बंगाली हॉरर सीरीज रॉक द फलक सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रॉक द फलक सीरीज की कहानी, यानी कि द कर्स्ड रेलिक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, या फिर ये भी कहा जा सकता है द ब्लडी रेलिक, क्योंकि यहाँ पर इसको खून चढ़ाया गया था। एनीवेज आपको याद होगा कि एक भोग नाम की सीरीज आई थी जो कि सेम तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी हुई थी। तो वहां पर जो अतिन नाम का एक कैरेक्टर होता है उसको एक पेंडेंट दिया गया था भोग सीरीज में। तो वो यही सेम कृष्णा आनंदा मित्रों हैं, यानी कि अगोम बोगेश, और शायद से ये हमेशा ऐसे ही श्रापित रेलिक से लोगों की हेल्प करते रहते हैं। इनफैक्ट आपने पक्का FM के ऊपर या फिर YouTube के ऊपर इस सेम नाम की कहानियों को सुना भी होगा। नहीं सुना है तो जाकर जरूर सुनना, आपको काफी मजा आएगा। अब देखो यहाँ पर ये काफी अच्छा कनेक्शन दिखाया गया है दोनों सीरीज के अंदर। मे भी हो सकता है कि इसके बाद अगला घर उन्होंने भोग सीरीज के अंदर ही जाकर बचाया था, यानी कि उस फैमिली को। इनकेस आपको भोग सीरीज की भी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझको जरूर बताना, क्योंकि लोगों ने उस सीरीज को बस ऊपर ऊपर से कवर किया है, मुझे काफी डिटेल्स मालूम है। सो इनकेस आपको हिडन डिटेल्स जाननी है सो डू लेट मी नो। और अब मैं आपको इस सीरीज की भी कुछ हिडन डिटेल्स बताता हूँ। अब असल में लॉर्ड हेरुक का फुल नेम है हेरुक चक्रा संवारा, जो कि मोस्टली अपनी डाकिनी कंपेनियन वज्रवराही के साथ ही विराजमान है, जो कि यहाँ पर मेल और फीमेल यूनियन को भी दर्शाता है। और असल में वज्रवराही जो है वो चिन्नमस्ता माता ही हैं। हिंदू धर्म के अंदर और तिब्बतियन बुद्धिज्म धर्म के अंदर काफी सिमिलैरिटीज हैं, और ये दोनों ही तंत्र और योग के सबसे उच्च शक्ति को दर्शाते हैं। सीरीज के इंट्रो में ही सीरीज समझा दी गई थी, और इसलिए मैंने आपको इंट्रो के बारे में नहीं बताया था, वरना सीरीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। पूरी की पूरी सीरीज का प्लॉट जो था वो पहले 10 सेकंड के अंदर ही बता दिया गया था, और मुझको पहले से पता था यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या बताया गया था। हमको ये दिखाया जाता है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर लॉर्ड हेरुक एक बहुत ही दयालु और ब्लेसिंग देने वाली डिएटी है, लेकिन जब आप कोई पाप करते हो तो वो नाराज हो जाते हैं और जिसने पाप किया था वो उसकी ब्लड लाइन को 1000 साल के लिए श्रापित कर देते हैं, और फिर 1000 साल बाद में माता वज्रवराही आकर उस पाप करने वाले को खत्म करती हैं। सेम चीज इस सीरीज के अंदर हुई थी। लॉर्ड हेरुक असल में इनविजिबल ब्लिस और एम्प्टीनेस का प्रतीक है, वहीं वज्रवराही जो है वो असल में तिब्बतियन भाषा के अंदर दोरजे फगमो कहलाती हैं, जो कि एक पावरफुल और गुस्से वाली लाल कलर की डाकनी और फीमेल बुद्ध हैं। इसलिए एंड में तितली जो थी वो रेड कलर में थी। अब तांत्रिक बुद्धिज्म के अंदर ये अज्ञानता को ज्ञान में बदलने की सिंबल है। ये वज्र योगिनी का एक रूप है और इनकी पहचान है उनके राइट ईयर यानी कि कान के पीछे एक सुअर का सर है, जो कि असल में अहंकार और भ्रम को खत्म करने का सिंबल माना जाता है। उनकी तीसरी आंख जो कि तितली के माथे पर भी थी वो भी ईगो को भस्म करने के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सर के ऊपर 5 स्कल यानी कि मुंड को पहनती हैं, जो कि एक प्रतीक है इंसान के 5 नेगेटिव इमोशंस को कैसे ज्ञान में परिवर्तित करा जाता है। अब अंत में इसलिए ही वज्रकेतु का वध करा गया था, उसके पास भी अज्ञानता थी और उसका ईगो ही उसको ले डूबा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रॉक द फलक सीरीज अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इनकेस अगर आप भोग सीरीज को चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इन डेप्थ वाली लेकर आऊंगा। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन सीरीज और एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द फेवर एंड द विशेस कुड किल। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लेना, दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और एक और चीज यहाँ पर यह है कि वज्रकेतु ने वरदान पाने के लिए गलत रास्ता चुना था और इसलिए वो 3 लड़कियां वापस से 1000 साल बाद वज्रकेतु को खत्म करवाने आई थी और उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, अदरवाइज समय रहते कृष्णा वहां पर नहीं पहुंच पाते। और इस सीरीज के अंदर ये भी दर्शाने की कोशिश करी गई है कि अगर आपके पास अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, तो आपको इस तरह के तंत्रों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10,000 लाइक और 500 कमेंट आने चाहिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए